उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में ये शेर उस वक्त पढ़ा जब उन पर उर्दू के शेरों के मार्फत तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज हमले कर रही थी। मिर्जा गालिब का ये शेर आज के परिप्रेक्ष्य में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वर्ग सिधार गए हैं और मौजूदा बीजेपी सरकार उनके स्मारक के लिए जगह देने में आनाकानी कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के प्रख्यात पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गोविंद चतुर्वेदी। पहला सवाल हम उन्हीं से करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत को उस अंधे कुएं से निकाला जिसमें उसकी जीडीपी की बात तो दूर, उसके पास एक दिन का पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। आखिर क्या कारण है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान मौजूदा बीजेपी सरकार का नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं भुला पाए हैं, जब उन्होंने 2014 में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का कत्ल भारत के प्रधानमंत्री होने की योग्यता है तो भारत को बहुत पछताना पड़ेगा। क्या मानते हैं आप? सुभाष जी, नमस्ते। मैं इस सारे विवाद को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। एक व्यक्ति जो 10 साल लगातार देश का प्रधानमंत्री रहा, वो व्यक्ति जिसने 50 साल अपने जीवन के विभिन्न सरकारी पदों पर दिए, और वो पद एक से एक बुद्धिमता के थे। राजनीति, प्रशासन, मतलब योजना आयोग का अध्यक्ष होना, रिजर्व बैंक का गवर्नर होना, देश का वित्त सचिव होना, देश का वित्त मंत्री होना, और देश का फिर प्रधानमंत्री होना। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए अगर जगह को लेकर के विवाद हो, और यहां मैं एक चीज कहता हूं कि सारे विवाद सब वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक समय यह कहा जाता था कि वो आम आदमी के प्रधानमंत्री हैं। और आज चाहे सरकार के व्यवहार से या कुदरत के करिश्मे से वो आम आदमी के प्रधानमंत्री हो गए, निगम बोध घाट पर अपनी देह को, अपनी नश्वर देह को पंचभूत में मिलाकर। निगम बोध घाट आम आदमी के लिए है, और वहीं जाके उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मान लीजिए वाजपेयी सरकार ने कोई नीति बनाई इसके तहत, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका देश में अधिकांश लोग सम्मान ही करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की वजह से, और उनकी वाक्पटुता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो एक देशभक्त के तौर पर जिस तरह से उनकी छवि बनी, तो अभी 2018 की बात है, वो तो बहुत ज्यादा, शायद हाँ 2018 में ही उनका निधन हुआ था। और उसके बाद अलग से एक सदैव अटल नाम की जगह दिल्ली में है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो वही जगह है जो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन लोगों के लिए निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि के लिए मार्क की हुई है। उसी जगह पे उनका हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि वहां पर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार होने में क्या दिक्कत थी। सरकार अगर इस बात को कभी बताए तो देश को अच्छा लगेगा शायद, लेकिन कारण भी होने चाहिए कि ऐसा क्यों। और
रही बात यह कि जो लगातार कल रात से आज तक, जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके नेताओं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अन्य अन्य नेताओं ने जब ये बात कही कि उनके अलग से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए और उसी जगह पर उनका स्मारक बनना चाहिए, जब से ये बात शुरू हुई है तब से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, स्मारक बनेगा। प्रवक्ता पार्टी के कह रहे हैं कि हाँ स्मारक बनेगा, लेकिन वहां राजनीति भी शुरू हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी सरकार के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं। 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए। यहां तो परसों रात को उनका निधन हुआ, आज हम जब अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो इस अवधि में कोई सरकार जगह तय न कर पाए, मेरे लिए थोड़ी, मतलब मेरे लिए क्या, सारे देशवासियों के लिए ही बहुत अचरज की बात होगी ये। तो वो जगह तय होकर के, और हम भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन, हम जितनी भी बातें करते हैं उन सब में भी यही होगा कुल मिला के कि जहां किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, अगर स्मारक बनना है तो उसी जगह बनेगा। तो ये सारी चीजें, मतलब मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण इस नाते से और भी ज्यादा मानता हूं कि वो व्यक्ति जिसने इस देश को, जो आप कह रहे थे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, वो ठीक कह रहे थे कि उस अंधकार से निकाल के, जब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई थी, देश के पास अगले दिन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए चुकाने को पैसा नहीं था, देश का सोना, उस समय की जो चंद्रशेखर सरकार थी उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के सामने हमारा 40 टन सोना उसको गिरवी रखना पड़ा। जो भी परिस्थितियां थी उनमें वो निर्णय उनको लेना पड़ा, एक दिन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद जब वो आदमी देश का वित्त मंत्री बना, तो जो ढांचा तैयार किया, आज हम बातें करते हैं देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की, हम बात करते हैं दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की, 3 ट्रिलियन और जितने भी ट्रिलियन की बातें हैं, लेकिन इसका अगर किसी एक को श्रेय जाता है तो वो मनमोहन सिंह जी हैं, जिन्होंने देश का वित्त मंत्री रहते हुए, देश का प्रधानमंत्री रहते हुए, उदारीकरण का पहला चरण, उदारीकरण का दूसरा चरण, वो सारे शुरू किए। और ऐसे आदमी को, जिसने देश के आम आदमी की नहीं, पूरे देश की तस्वीर बदल दी। वो जमाना वो था 1991 का, जब देश के आम आदमी के पास पैसे नहीं होते थे। आज ये कोई नहीं कह सकता कि पैसे उसके पास नहीं है। देश के गरीब से गरीब आदमी के पास भी मोबाइल फोन है, देश के गरीब से गरीब आदमी के घर में भी टीवी है। तो वो सूरत उस आदमी ने, एक नया मध्यम वर्ग जो हम खड़ा करने की बात करते हैं, वो खड़ा कर दिया। तो उस आदमी के लिए अगर, और फिर उसके परिवार को देखिए, उस आदमी के परिवार को, इन सब परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये विवाद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब अंतिम संस्कार तो हो गया, आगे की परिस्थितियां क्या बनती हैं, लेकिन अब भी एक गरिमापूर्ण तरीके से अगर इसका निपटारा हो तो ज्यादा अच्छा है। जो मैं कह रहा था आपसे कि 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, उससे भी कम समय में, आपको याद होगा जब देश के उपराष्ट्रपति रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, भैरों सिंह शेखावत का निधन हुआ, उस समय राजस्थान में श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। और उनके निधन के बाद रातों रात जगह तय की गई विद्याधर नगर में, जयपुर में, और उस जगह को तय करके सारा स्मारक बनाने की बात हुई। तो सरकार चाहे, एक पॉलिटिकल विल हो जो उस समय के मुख्यमंत्री ने दिखाई, और वो स्मारक वहां बना, जो डिजर्व करते थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान की नहीं, देश की राजनीति में वो व्यक्ति है जो डिजर्व करते थे। तो आज की तारीख में अब ये होना भी चाहिए कि जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसको तो उतना मिलना चाहिए। जी। क्या ऐसा माना जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब देश डूब रहा था, तब कुछ ही दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को, की जीडीपी को 9 पॉइंट तक ले गए, जिसका अभी तक अचीवमेंट
कोई भी सरकार, उनके बाद की कोई भी सरकार नहीं तोड़ पाई है। क्या इस ज्वलस या ईर्ष्या की वजह से मौजूदा सरकार उनको सम्मान नहीं देना चाहती? सुभाष जी, आप ठीक कह रहे हैं कि आज हम बातें करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। आज हम 4%, 5%, 6%, 6.5%, इन सालों में, पिछले वर्षों में हमने उतना करके और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। इस देश ने भी महसूस किया, करना भी चाहिए, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन वो शख्सियत मनमोहन सिंह की थी कि उन्होंने एक साल में 9% की जीडीपी ग्रोथ दिखाई। रहा सवाल आपके दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से का, तो जेलस वाली बात कितनी है उस पे तो मैं नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है इस सब में कि राजनीति जरूर है। क्योंकि अगर राजनीति नहीं होती तो जो अपन ने पिछले सवाल पे भी बात की, ये सूरत बनती ही नहीं है। और ऐसे मौकों पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरफ से हो, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक किसी की भी उपलब्धि का गुणगान करना तो दूर, उनको श्रेय तक नहीं देना चाहते? क्योंकि आम आदमी जो सांप्रदायिक सोच से अलग है और देश के लिए सोचता है, वो ये अच्छे से जानता है कि मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ श्रेय लूटने के लिए अपनी आईटी विंग के माध्यम से देश को भ्रमित करके रख रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये सम्मान देकर कि उनका उसी स्मारक स्थल पर अंतिम संस्कार होता जिस पर उनका स्मारक बनता, उनकी स्मृति को उसी तरह खुरच कर मिटाना चाहती है जिस तरह वो असफल होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति को खुरचना चाहती है और लगातार हमले करती है। सुभाष जी, मेरे अंदाज से अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग मौकों पर दिए गए भाषणों को देखेंगे, सुनेंगे, तो उनमें विरोधाभास दिखता है। ऐसे अनेक मौके आपको दिखेंगे जब उन्होंने संसद में या संसद के बाहर अलग अलग मंचों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या और दूसरे मंत्रियों ने अलग अलग मंच और अलग अलग मौकों पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक की सराहना की है। जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि ये राजनीति है, और मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति हर जगह हर समय होनी चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के संवेदना संदेश को भी देखेंगे, मनमोहन सिंह जी के बारे में जो दिया उन्होंने, हालांकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और हिंदुस्तान में, इन सब में और किसी भी धर्म में, या यूं कहें कि हर धर्म में, यह परंपरा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जीवन पर कुछ ऐसा नहीं कहा जाता जो किसी को हर्ट करे। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो पूरी तरह बहुत सराहना करते हुआ था मनमोहन सिंह जी का, कि मनमोहन सिंह जी का क्या क्या योगदान रहा। मनमोहन सिंह जी के योगदान को या देश के किसी भी प्रधानमंत्री के योगदान को कोई कम करना चाहे, वो संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, इंदिरा गांधी ने जो किया, राजीव गांधी ने जो किया, आप देखिए आज अगर हम बात कर पा रहे हैं इस तरह से, तो ये किसकी देन है? ये राजीव गांधी की देन है, जो टेलीकॉम रिवॉल्यूशन वो लेकर के आए। तो जिस तरह से हम उदारीकरण के लिए मनमोहन सिंह जी को श्रेय दे रहे हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन के साथ साथ कितनी चीजों के लिए हम उनको श्रेय दे सकते हैं, राजीव जी को। बांग्लादेश जो आज हमको आंख दिखा रहा है, जो आज पाकिस्तान की फौज को बुला के अपनी फौज को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है आने वाले समय में भारत के लिए, जिसका जिक्र कभी और करेंगे। लेकिन उस बांग्लादेश का निर्माण किसने किया 50 साल पहले, 55 साल पहले? वो इंदिरा गांधी के खाते था।
देश में जो डेवलपमेंट की नींव रखी वो किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी। तो हम चाहे किसी की कितनी आलोचना करें, सराहना करें, किसी मौके पर आलोचना करें, किसी मौके पर सराहना करें, राजनीति को ध्यान में रख के करें। ठीक है, राजनीति सबको करनी है, करनी चाहिए। अगर देश में संसदीय लोकतंत्र है तो चुनाव होंगे तो राजनीति भी होगी, लेकिन उसमें इस तरह के पदों पर रहे व्यक्तित्वों के बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। और सिखों का इतिहास पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि सनातन पर जब जब संकट आया, तब तब सिखों ने न सिर्फ तलवारें उठाई, बल्कि सनातन को बचाया भी। और मथुरा का कृष्ण बिहारी मंदिर इस बात का गवाह है। जब उसको ढाने की तैयारी हुई तो पंजाब से सिखों का एक दल वहां से चला और उन्होंने उन सेनाओं को खदेड़ा। सनातन की रक्षा के लिए अपना सिर कटा देने वाले गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जो दशमेश पिता के नाम से जाने जाते हैं, चूंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब तलवार उठाने का वक्त नहीं था, लेकिन हमारा मानना है कि मनमोहन सिंह ने भी सिखों के दसों गुरुओं की तरह से भारत की न सिर्फ आर्थिक रक्षा की, बल्कि परमाणु समझौता कर अमेरिका से भारत को शक्तिशाली भी बनाया। और जिस धारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पले बढ़े और पगे हैं, वो आरएसएस आज भी सिख गुरुओं को सम्मान देने से गुरेज करता है। ये अलग बात है कि वो प्रचार के माध्यम से पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन आरएसएस ने कभी सिखों को वो सम्मान नहीं दिया। और पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वो सम्मान देकर आरएसएस शायद उनकी स्मृति को थोड़ा सा खुरच कर अलग करने की कोशिश कर रहा है। सुभाष जी, फिर मैं उस दोबारा वही बात कहता हूं कि आप आज के अखबारों को देखें तो आरएसएस प्रमुख और उनके नंबर दो दोनों ने मनमोहन सिंह के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नहीं, मनमोहन सिंह ने जो काम किया वो अप्रतिम था। तो जिसने जो काम किया है उस काम को तो आप मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। इतिहास में वो जो चीजें दर्ज हैं वो दर्ज रहेंगी। पाठ्य पुस्तकों से हम हटा दें और कुछ कर लें वो अलग बातें हैं उनका। तो मनमोहन सिंह और सनातन देश, जब जैसी परिस्थितियां रहीं, अब भी, अभी अगर मैं उस भाषा में बात करूं तो बांग्लादेश जब बना तब लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। राजस्थान से हमारे यहां से सगत सिंह थे, और दूसरे जो हमारे दीगर माणिक शाह और दूसरे सेनाध्यक्ष थे वो अलग थे ही। तो देश के को बचाने बढ़ाने में जब जहां जितना मौका आया है काम हुए हैं। और ये सही है कि 1991 का, 90 का वो जो समय था वो भी उसी तरह की देश के सामने परिस्थिति थी। वो सही है, हथियार उठाने की नहीं थी, लेकिन वो कलम के फैसलों की थी। और कलम के फैसलों से मनमोहन सिंह ने अपनी बोल्डनेस से जो मौका उनको मिला उस मौके को उन्होंने प्रूव किया, पहले भी बाद में भी। और मुझे ध्यान है उनके मीडिया सलाहकार रहे थे पंकज पचौरी। पंकज पचौरी से ने लिखा है कि जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बड़ी कुर्सी के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए। और जब एक मौका आया तो उन्होंने कहा कि इतिहास मेरा सही मूल्यांकन करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इन सब बातों को देखें तो फिर जो काबिलियत उनकी, जो सौम्यता, ईमानदारी, शालीनता, कितने भी जितने भी विशेषण
आप लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, वो आप मनमोहन सिंह जी के साथ लगा लीजिए। ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे नमन तो करना ही चाहिए। और आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने उस दौर में उस देश को निकाला, उस संकट के दौर से बात तक लेके आए। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत अलग तरह का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक के बाद एक देखिए आप, अर्थव्यवस्था तो एक हिस्सा था, लेकिन उसके अलावा जो फैसले उनके टाइम में हुए, खाद्य सुरक्षा का कानून बना। आज हम कितना ही ढिंडोरा पीटें हर चीज का, लेकिन उनके टाइम में हुई चीजें, जो यूपीए गवर्नमेंट कहिए, मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्रित्व कहिए, सोनिया गांधी का नेतृत्व कहिए, उसमें किसी को कुछ नहीं होना चाहिए कि संपर्क बना उसकी, वो अध्यक्ष थी। तो इन सब लोगों ने मिलकर के जो किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आज तो बहुत दुर्गति का शिकार हो रहा है पूरे देश में। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन जो बनाया, एक मजबूत कानून राइट टू इंफॉर्मेशन का बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, मनरेगा, मनरेगा के बारे में आप देखिए कि मनरेगा क्या कानून बना है, जिसने कोविड के टाइम पे खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा उस समय कि देश को सहारा देने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में उस मनरेगा ने क्या काम किया। तो एक के बाद एक इतने काम दूसरे भी सामाजिक हित के भी उस दौर में हुए, जिन्होंने देश की तस्वीर को बदला ही है। और जो आगे का भारत हम देखते हैं, उस भारत को बनने में, और जब जब उसका जिक्र आएगा तब उसके योगदान में मनमोहन सिंह जी को तो हमेशा याद किया जाएगा। एक और जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही प्रधानमंत्री पद का की शपथ ली, उन्होंने देश के विपरीत, देश के हितों के विपरीत जाकर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज हम लद्दाख में चीनी सेनाओं का न सिर्फ सामना कर रहे हैं, बल्कि चीन के हाथों हम लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गंवा भी चुके हैं। यहां तक कि वो मेजर शैतान सिंह जो राजस्थान के थे और जोधपुर के गांव में उनका स्मारक भी है, उन्होंने अपनी पूरी कंपनी के साथ जहां शहादत दी, उस रेजांगला पर भी चीनी फौज के बूट उस शहीद की शहादत को कुचल रहे। और ये हुआ सिर्फ इसलिए कि तत्कालीन यूपीए सरकार, यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार 2013 में एक फैसला कर चुकी थी कि भारत अगले 2 साल में एक माउंटेन कोर खड़ी करेगा जो चीन से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार ने सबसे पहला काम जो किया, वो उस कोर के प्रस्ताव को नामंजूर करके किया। क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ इतनी हैं कि वो प्रचार के माध्यम से अपने आप को सर्वोच्च नेता बनाकर रख रहे हैं? तो इसको भी मैं उसी ईर्ष्या से जोड़ूंगा कि जो असफलताएं आज भले ही देश को नहीं दिख रही हैं प्रचार के घटाटोप की वजह से, वो भी एक ऐसा डिसीजन था जो चीन बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जब कभी चीन से धमकियां या चीन के सामने झुकना पड़ता है, तो वो याद आ जाता है कि ये वही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं कि जिनका फैसला मैं अगर नामंजूर नहीं करता तो आज लद्दाख में ये हालात नहीं होते। सुभाष जी, ये अपने आप में इतने बड़े इशू हैं कि जिन पे हम अलग से किसी मौके पे बात कर सकते हैं। लेकिन इतना सा मैं जरूर यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो मैंने बात कही कि बांग्लादेश में, या बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान की सेना को अपने यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए बुला रही है, और उसके उस प्रशिक्षण देने आने का जो नतीजा होगा, वो अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जरिए चीन को एंट्री मिलती है, तो जो आप बता रहे हैं, जो कुछ साल पहले हुआ डोकलाम में,
और अभी तक भी हमारी जमीन कब्जे में है चीन के। भले अभी एक कुछ दिनों पहले ही समझौता हुआ है, जिस समझौते में ये हुआ कि चीन की सेना वापस लौटेगी, तो वापस लौटेगी इसका मतलब वो हमारे यहाँ एंटर हो गई थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो परिदृश्य बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान इनका बन रहा है, नेपाल की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, तो ये सब चीजें मिलकर के, और जो अब तक की सरकारों में हुआ उससे थोड़ा अलग दृश्य मुझे नजर आ रहा है, जिस पे हम कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं। इस पूरे मामले में भारत की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने में जो टालमटोल और उनका अंतिम संस्कार एक आम आदमी के शमशान घाट में करने का जो फैसला लिया है, हमारा मानना है कि देश को इस बारे में सवाल पूछना चाहिए। अन्यथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आत्मा अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ भारतीयों की स्मृति में हमेशा आती रहेगी कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। इसका अर्थ है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी खामोशी से जो भी डिसीजन देश हित में कर पा रहे थे, उन डिसीजंस के हिसाब से ही उन्होंने अपने अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल पर भी किसी तरह का कोई विवाद उनके परिजनों ने अभी तक खड़ा नहीं किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।